अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक साइट ऑफ रिलीफ साबित हुआ है आज का दिन, क्योंकि साइफर के हवाले से जिसके ऊपर पूरा मौमा बना हुआ था कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और ये वो पहला अवलीन केस है जिसके ऊपर खास तौर पर चेयरमैन PTI को पाबंद सलासल किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज बड़े वाज़े अंदाज में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा, उन दोनों शख्सियात को आज बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि साइफर के हवाले से जिन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सज़ा दी गई थी वो भी दुरुस्त नहीं थी। इस फैसले को कलअदम करार दिया गया जो कि माजी में साइफर के हवाले से हुआ था। अभी तक मुख्तसर फैसला आया है, डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, इसलिए हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक इसकी डिटेल जजमेंट नहीं आती है उस वक्त तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि आया इस केस के इस फैसले के खिलाफ अपील करनी है या फिर नहीं। ये बड़ा दिलचस्प होगा इस अंदाज में कि कुछ हफ्ते पहले तोशाखाना के हवाले से भी खान साहब को जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। अब साइफर में भी अगर उनको बरी कर दिया गया है तो क्या मुस्तकबिल करीब में उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या फिर नहीं। और अब देखना यह भी होगा कि इद्दत में निकाह केस जिसकी पिछले हफ्ते जिसका फैसला सुनाया जाना था वो भी एन मौके के ऊपर जो उनके जज साहब थे उन्होंने इससे बैकआउट किया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक पार्टिसिपेंट की तरफ से जो अदम एतमाद किया गया है उसकी बिना पर अब मैं वो फैसला नहीं सुनाऊंगा। और आज जो उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई थी इस केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की वो भी मंजूर कर ली गई है। इस पूरे सिनेरियो में ये बड़ा अहम है कि PTI की तरफ से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी के ऊपर भी PTI एतराज़ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लोअर कोर्ट्स हैं यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फैसले आ रहे हैं जिससे लगता यह है कि PTI के लिए कुछ बेहतरी के आसार नमूदार हो रहे हैं। किस हद तक ये एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दोनों अलग अलग कोर्ट्स में और सियासी तौर पर PTI इसका कितना फ़ायदा उठाएगी उस नैरेटिव का जो कि ये कहा जा रहा था कि ये केसेस सरासर PTI चेयरमैन को की सियासत को डुबोने के लिए बनाए गए हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, आमिर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर आज सारा दिन हमने आपको कोर्ट में देखा उतना ही प्रोएक्टिव जितने आपके वकला थे और उसके बाद ये फैसला सामने आया। पहले तो ये बताएं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि एक मौका ऐसा भी हमने देखा था जब अदालतों के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसमें शुमार किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह अल हक है और आज ये साबित हुआ कि जब कोई फ़ैसला आप किसी सियासी मुखालिफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए करते हैं तो वो फ़ैसला आगे जाकर जो बेसलेस फ़ैसला होता है वो प्रिवेल नहीं करता। और आज इंसाफ ने और हक ने प्रिवेल किया और साइफर केस एक मजाक था। और पहले दिन से ही साइफर केस बनाने वालों में से कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो उनको कहा था, ये मैं प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कि ये केस बनता ही नहीं है और आगे जाकर जितना मर्ज़ी आप अदालतों को प्रेशराइज कर लें, जब ऊपर जाएंगे तो ये केस पहली पेशी में उड़ जाएगा और हवा का जो है ना झोंका बन जाएगा। और अब वही हुआ कि वो साइफर जो आज दोनों जो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उसमें बाइज्जत बरी हुए। और पहले दिन से, क्योंकि इसकी समाअत 30 जनवरी को इसका फ़ैसला हुआ और आगे 6 महीने, आज जून आ गया, हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन ने लटकाया, इसको तूल दिया सिर्फ इसलिए कि उनको पता था कि जब फैसला कंक्लूड होगा तो किसी सूरत में भी ये जो है ये सज़ा जो है वो बरकरार नहीं रह सकती। और पिछले हफ्ते भी प्रोसिक्यूशन ने ये चाहा कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम एक्स्ट्रा और आर्गूमेंट दे सकें, बावजूद इसके कि एक बार नहीं 4 दफ़ा उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए। तो ये नज़ीर है इस बात की कि माजी में भी अक्रॉस द बोर्ड जब जब किसी सियासी मुखालिफ को आपने इस भोंडे अंदाज से मुकदमात चलाने की कोशिश की और मुकदमे बनाए तो वो फ़ैसले आगे जाकर कायम ना हो सके और बरियत हुई और वो सरखरू हुए वो लोग जिनको आपने जबर का निशाना बनाया, जुल्म का निशाना बनाया, जिस तरह आज इमरान खान साहब और नहीं। लेकिन आमिर भाई मुझे मेरा एक सवाल इसमें शामिल कर लें। ये बताएं कि अब देखिए कुछ हफ्ते पहले तोशाखाना में भी ज़मानत हुई थी खान साहब की, अब इस केस में भी उनको बरी कर दिया है, अब सिर्फ एक बुनियादी केस रह गया है इद्दत में निकाह वाला।
ये फरमाइएगा कि क्या कोई उम्मीद वकला की तरफ से आपको दिलाई गई है कि इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो सकते हैं? क्योंकि 9 मई के कुछ केसेस खान साहब के भी क्लोज हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के भी 2 केसेस आज क्लोज हुए हैं। तो क्या ये कोई सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इंशाल्लाह, देखें जब इस तरह के केसेस जिसमें कोई एविडेंस ना हो, कोई ठोस सबूत ना हो, और बिल आखिर वो केसेस का हशर ऐसा ही होता है जैसे साइफ़र का हुआ, जिस तरह आज पहले तोशा खाना का हुआ, और इद्दत तो बिल्कुल ही मजाक है। वो तो शर्मनाक हद तक हमारे मुखालफिन गिर गए, इखलाकी कदरें सारी ख़त्म हो गई इस माशरे की कि जिस तरीके से इद्दत केस बनाया गया। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उससे ना सिर्फ बल्कि पूरे माशरे के अंदर जो एक मॉरलिटी है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया कि आप सियासी मुखालिफ को इस हद तक नीचा दिखाने के लिए जा सकते हैं कि उसकी जो पर्सनल निजी ज़िंदगी में एक खातून का प्योरली ये मामला होता है और अल्लाह का और उसके रसूल का और शरीयत का होता है। तो मेरी बहन इद्दत का भी वही हशर होगा जो आज साइफ़र केस का हुआ, लेकिन और ये सारे केस जी उड़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेशन है पीटीआई की। और उसके बाद आगे तैयारी है खान साहब को कादर यूनिवर्सिटी केस में सजा देने की। उसके बाद तैयारी है खान साहब को एक नया तोशा खाना का रेफरेंस बनाया जा रहा है। और आप जानती हैं आज दिन तक हमारी ख़वातीन और मर्द जो 1 साल से मुख्तलिफ मुकदमात में जब उनको ज़मानत दी जाती है तो सैकड़ों मुकदमात और हैं जिनमें उनको नामजद करके उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से साइफ़र केस के अलावा जितने मुकदमात उनके रिकॉर्ड में, वकला के रिकॉर्ड में कोर्ट की तरफ से नोटिस हुए, उन सब में उनकी ज़मानत है। यानी कि आज अगर शाह महमूद चाहें तो रात को घर आ सकते हैं। लेकिन 9 मई के बाद पिछले हफ्ते जब उन्होंने इस पूरी कौम को साइफ़र की वजह से 28 मई को छुट्टी दी तो 27 मई को रात को शाह महमूद साहब को 5 मुकदमात जो लाहौर में थे 9 मई के, जिसमें आज तक उनको उससे पहले कोई नोटिस नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी डालकर रिमांड ले लिया गया। तो ये है फस्तायत की बदतरीन इंतहा। लेकिन अब आमिर भाई मेरा सवाल सुन लें, आपका पॉइंट आ गया सर, मेरी एड सुन लें। मुझे ये बताएं कि ये तो चलें ठीक है, नजर आ रहा है कि बज़ाहिर पीटीआई ये शिकायत कर रही है कि केसेस नए से नए बनाए जा रहे हैं जब पिछले खत्म हो रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि जाहिर सी बात है ये जंग आपने पार्लिमानी सतह के ऊपर भी लड़नी है, सियासी तौर पर भी लड़नी है। ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ये सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अंडर प्रेशर है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो प्रेशर किसी हद तक रिलीज हुआ है। अब बाकायदा जो फैसले आ रहे हैं उसके ऊपर पीटीआई को ट्रस्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की जो मौजूदगी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर पीटीआई की रिजर्वेशन क्यों है आखिर? देखिए उसकी वजह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का माजी में और अभी ज़्यादा देर नहीं कुछ फैसलों में जो पीटीआई के हवाले से कंडक्ट था उससे ये साबित होता था कि वो पीटीआई के हवाले से जानिबदार हैं। कोर कमेटी की मीटिंग में मैं खुद उसका हिस्सा था। बहुत सारी देर इस पर बहस हुई और बहुत सारे हमारे मेंबरान ने, ऑनरेबल मेंबर्स ने, वकला ने यह भी कहा कि जजेस के ऊपर अदम एतमाद जायज़ नहीं है, इसको इस तरह से जानिए दिया जाए। लेकिन मेजॉरिटी का फैसला ये था कि नहीं, आप रिकॉर्ड पर लेके आएँ। और उससे माजी में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जब जजेस पे कोई भी पार्टी अदम एतमाद करती है, जिस तरह आज आपने देखा कि वो एक बहाना बनाकर इद्दत केस में जज साहब जिसने उन्होंने अनाउंस करना था, रोस्टरम पे मानिका साहब को आने दिया, बाहर एक खुद साख्ता उन पर हमला करवाया गया और बिल आखिर वो केस ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि उसको तूल देना था, केस के अंदर तो कुछ नहीं है। चाहिए तो यही था कि आज काजी साहब का बहुत एहतराम है, उनको आज उस बेंच से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन चले वो हिस्सा है क्योंकि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, ताकत है, लेकिन इखलाकियात इस बात की तकादा करती थी कि वो आज जब कोर कमेटी का एलामिया आ गया और माजी में भी हमने एक दफ़ा पहले भी उन पर अदम एतमाद किया है तो उनको अलग हो जाना चाहिए था। अब ये केस भी बड़ा ओपन एंड शट है, बड़ा मज़ेदार केस है कि SIC जिसको इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर दिया और उसके 92 अरकान कौमी असम्बली बैठे हैं हाउस में, तो उन 92 के अगेंस्ट जो कोटा हमारा प्रपोर्शन के हिसाब से जो आइन और कानून में बताया गया है
वो हमें ही मिलना चाहिए। अगर चले एक तरफ ये कहें, एक बहस ये है कि जी शायद आपको ना मिले, ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो पार्टियां बैठी हैं हाउस में, जो गवर्नमेंट पार्टियां, वो तो अपना कोटा अपनी सीटों के अगेंस्ट कंज्यूम कर गए हैं, उनको तो किसी सूरत में नहीं मिल सकता। और इसमें रूल्स भी थोड़े से वाजे हैं और इसकी मिसालें भी सामने हैं। और अब जबकि SIC से हमारे ज़िमनी इलेक्शन में डेरा इसमाइल खान से एक MNA बाकायदा इलेक्ट भी SIC के टिकट से हो गए और हमने वो जो ड्यू प्रोसेस है वो भी मुकम्मल कर दिया, लेकिन जो कुछ नीचे हुआ वो आपके सामने है। अब फुल बेंच बना, अच्छी बात है। तो ये एक फ़ैसला भी पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जो तारीख़ है और उसके हवाले से ये बड़ा अहम फ़ैसला होगा और हमेशा के लिए इस सवाल का भी जवाब आ जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर उसने हाउस में उसकी कोई नशिस्त नहीं आई लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर रजिस्टर्ड है और उसका बैलेट पेपर पे नाम और निशान मौजूद है, तो कोई मेंबर जो आज़ाद बनकर आता है और बाद में वो चाहता है कि भी मैं इन 100-125 में से किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके अगेंस्ट उसको उसका जो कोटा है स्पेशल सीट्स का मिनॉरिटी का मिलना चाहिए, क्योंकि लीडिंग पार्टियां तो होती हैं 3-4, लेकिन आपने ये देखा हो कि इलेक्शन कमीशन के हर जनरल इलेक्शन में 70-80-100 पार्टियां होती हैं जो उस तमाम लीडिंग पार्टियों की तरह उस इलेक्शन कमीशन के रूल्स को फॉलो करके, और वो भी उस इलेक्शन का हिस्सा उसी तरह होती हैं जिस तरह की लीडिंग पार्टियां होती हैं। उसमें क्या SIC भी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को जो मैंडेट आया उस हवाले से उन वोटर्स जिन्होंने हमें वोट दिया उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर आना चाहिए स्पेशल सीट्स के शक्ल में और मिनॉरिटी की शक्ल में, जो कि हमारा हक है और ख़वातीन का हक है। अच्छा, ये हिस्सा हमें मिलेगा। अच्छा आमिर भाई, मुझे वक्त थोड़ा सा कम है, मैं 2 सवाल और करना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। एक तो ये फरमाइएगा कि क्योंकि पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ा नंबर मौजूद है अपोजिशन की सूरत में, एक मजबूत अपोजिशन आप ज़रूर हैं, लेकिन बारहा चाहे नून लीग हो, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने ये कहा है कि हमें बाहमी जो मसाइल हैं उनको एक तरफ करके मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए ताकि दीगर कुव्वतों को ये मौका ना मिले कि वो जमहूरियत के सिस्टम को डिरेल कर सकें। आपके ख्याल में ये जो ऑफ़र की जा रही है ये खुले दिल के साथ की जा रही है या फिर बज़ाहिर लफाजी है? और दूसरा, क्या PTI कभी इस दोस्ती के हाथ को पकड़ना चाहेगी या आप समझते हैं कि नहीं, अगर लीगली ग्राउंड बैटल पे आप लोग मौजूद हैं तो आप पार्लियामेंट में भी उसी तरीके से चलेंगे? क्योंकि ये जो एहतजाज और 6 रुकनी आप लोगों ने एक बनाई है ग्रैंड अलायंस, वो तो अपोजिशन की सूरत में एहतजाज करना चाहती है, लेकिन क्या इसके ऊपर गौर नहीं हो रहा कि बातचीत भी होनी चाहिए? देखें, एहतजाज तो हमारा हक है, वो हम करेंगे पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और वो 8 फरवरी को जो हमारे साथ लाइक माइंडेड जमातें हैं उनका और हमारा असूली मौक़िफ़ एक ही है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन था और फॉर्म 47 के ज़रिए हमारा मैंडेट चुराया गया। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं उसका हामी हूँ और मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन फ़ोरम जो है वो पार्लियामेंट का फ़ोरम है, स्पीकर का ऑफिस है और मुज़ाकरात होने चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट की पार्टियां हैं, आप समझती हैं कि उनके यहाँ इख्तियार नहीं है, वो बहुत वीक विकेट पर हैं, उनके ऑफर सिर्फ लफाजी है। जब गवर्नमेंट नीयत के साथ बैठेगी और इनिशिएट लेगी, जो कि गवर्नमेंट ही हमेशा लेती है, पहला कदम हुकूमत ही उठाती है, तो अपोजिशन भी बैठ जाएगी। और खान साहब ने तो पहले दिन से ही ट्रूथ ऑफ रिकन्सिलेशन की बात की थी और वो इसी तनाजुर में की थी कि वो चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का जो मदावा है, उनके जो मसाइल है उनका भी हल होना चाहिए। मुल्क में जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलेगा। अगर इन हालात में इस तरह का इंतशार पैदा करके, बदअमनी पैदा करके और अपने सियासी मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना के आप चाहें कि मुल्क आगे चले और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, तो हम मुल्क की तरक्की के हामी हैं। बिल्कुल ठीक। हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं और बदतरीन हम इंतकाम का निशाना बने हुए हैं और बन रहे हैं। 2 साल से हमारे खिलाफ तो फस्तायत की इंतहा है, कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो हम तो फिर भी डटे हुए हैं और अपने हक और सच की आवाज़ को बुलंद रखेंगे और उस वक्त तक रखेंगे जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पार्लियामेंटेरी ओगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पीटीआई के मोराल ज़रूर बुलंद हुए हैं आज के फैसले से, लेकिन अब देखना यह होगा कि बाकी आईनी और कानूनी जंग किस तरह पीटीआई दीगर केसेस में लड़ती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इस फैसले से मुतालिक बात करेंगे कि कानूनी पहलू क्या हैं इसके, और कितनी गुंजाइश पीटीआई के बानी चेयरमैन के पास मौजूद है कि उनकी जमानत आया हो भी सकती है या फिर नहीं, और उनको रिहाई मिल सकती है या फिर नहीं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक डिबेट चल पड़ी है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस से मुतालिक जो फैसला है उसकी क्या नुकात हैं, और आखिर मुख्तसर फैसला आया है डिटेल्ड ऑर्डर अभी नहीं आया है, किस बुनियाद के ऊपर ये फैसला सामने आया। लेकिन ये बड़ी तो वाज़ेह हो गई है मोटी बात के तौर पर कि इमरान खान साहब हो या शाह महमूद कुरैशी साहब हो, उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो इससे पहले के जो तोशाखाना केस था उसमें भी उनकी ज़मानत हुई थी, लेकिन वो ज़मानत हो नहीं सकी थी। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का भी जो केस है उसमें भी कुछ पेचीदगियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी पीटीआई ने एतराज़ किया है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ हाई कोर्ट्स में जहाँ पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर पीटीआई खुद एतराज़ात भी उठा रही है। किस हद तक ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि इन केसेस का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ दो सीनियर मौजूद हैं। तारुफ करवाना चाहूँगी जहांगीर जदून साहब और शहबाज खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहबाज खोसा साहब, सर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर ये फैसला तो आ गया मुख्तसर जजमेंट के तौर पर, लेकिन अभी ये वाजे नहीं है कि किस ग्राउंड के ऊपर ये जमानत दी गई है। आपके ख्याल में सर क्या आपको महसूस होता है कि क्या पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ था कि ये फैसला और ये सज़ा सही बुनियाद पर नहीं की गई जो कि साइफर के हवाले से थी, तो आपके ख्याल में क्या पूरे डिसीजन को उड़ा के रख दिया गया है या एक मौका दिया गया है कि दोबारा हेयरिंग्स हो और दोबारा इसकी समाअत की जाए? सर देखिए, पीटीआई ने बीच में हाईलाइट किया था कि ट्रायल के अंदर जो बेसिक सेफ गार्ड एक एक्यूज को दिए जाते हैं, ट्रायल में एक्यूज का राइट है कि वो अपने काउंसिल ऑफ हिज ओन चूजिंग हो। ट्रायल में उसका अपना वकील उससे मशवरा कर ही एक्यूज का वकील आगे चलता है। इस केस में सरकारी वकील अपॉइंट कर दिए गए, अननेसेसरी हेस दिखाई गई, फिर आपके 342 के बयान नहीं कलम बंद करने दिए गए। बहुत सारे ऐसे इसमें फ्लॉज हुए कि ट्रायल जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो सका। मगर पीटीआई ने इन चीजों को हाईलाइट किया, बट ये नहीं कहा कि आप फिर भी हमें जो है वो इसको रिमांड बैक करें। उन्होंने कहा चलें, जैसा भी ये ट्रायल हुआ है आप इसमें जो शवायद आ चुके हुए हैं इन्हीं की बेसिस पर अपील को इधर ही समाअत फरमा दें। तो उस पर अदालत जो है दो काम कर सकती थी। एक वो ये कर सकती थी कि वो इनिशियल रिक्वेस्ट जो है वो उस तरीके से सुनती और वो वापस रिमांड कर देती कि जो ये ट्रायल के फ्लॉज रह गए हैं ये आप इनको दोबारा एड्रेस कर लें। मगर क्योंकि हाई कोर्ट ने ये देखा कि इसमें अननेसेसरी तौर पर वक्त जाया होगा और दोबारा जो है ये प्रोलॉन्ग और एक और लंबी लिटिगेशन चलेगी, तो इसलिए उन्होंने पीटीआई की ये बात सुनी और फिर पीटीआई की ही वकला की उस पर रिलाय करते हुए कि उनको इस पे फिर भी वो इससे सेटिस्फाइड है कि चलें जो भी सरकारी वकीलों ने किया वो सारा आप कंसिडर करें और उसके मुताबिक सजा दे दें। तो ये फैसला जो है फाइनली तौर पर इन्होंने हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया। ठीक, अच्छा जदून साहब, सर ये फरमाएगा कि जिस तरीके से आप अगर खोसा साहब की बात सुन सके हो, आपको लगता है सर कि पीटीआई का इसका मतलब है नैरेटिव दुरुस्त साबित हुआ कि जो फेयर ट्रायल का मौका था वो पीटीआई के बानी कायद को नहीं मिला, या आपको लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है कि जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से दोबारा इसके खिलाफ अपील की जा सकती है? सना बहुत शुक्रिया। देखें, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो डेवलप है वो यही है कि आप एक शख्स को अगर कैद के अंदर रखना चाहते हैं या उसको कैद की सजा देते हैं तो आप जो भी प्रोसिक्यूशन का छोटा केस हो या बड़ा केस हो, बिहाइंड रीजनेबल डाउट आपने केस साबित करना है। तो इस केस के अंदर बहुत बड़े लेक्यूने हैं। मतलब पहले केस की जो बेस ही बनाई गई वो ठीक नहीं थी। तो जो भी सियासी केसेस होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आर्जी तौर पर किसी भी सियासी लीडर को या सियासी वर्कर को 2 साल के लिए 4 साल की जेल में रखें। बाद में जो है आपने देखा है पूरी हिस्ट्री हमारी यही बताती है कि जो लोग केस बनाने वाले हैं अगर केस सही भी हो तो ऐसा बनाते हैं कि 2-4 साल जो है वो बंदा जो है इनको बेनिफिट ये मिला है कि इनका केस बहुत जल्दी डिसाइड हो गया है मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में। क्योंकि देखिए ना, बात ऐसे लीडर होते हैं, पिछली जितनी आप हिस्ट्री देखें तो बहुत अरसे के बाद हो सकता है वो 5 साल पूरे कर लेती है गवर्नमेंट टेन्योर, उसके बाद फिर फैसले आते हैं। जिस तरह पहले 2018 में
मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाए गए तो फिर उनको बाहर भेजा गया, इस तरह भी हुआ। हम्म। तो इसमें एक तो ये हुआ है कि इनको रिलीफ बड़ा जल्दी मिल गया है हम्म। क्योंकि हाई कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है। और इसमें इन्होंने जिस तरह इन्होंने अपने शहबाज ने कहा, इस तरह प्रोसिक्यूटर ने एक दफ़ा कोशिश की है हाई कोर्ट के अंदर जी कि अपना खुद ही केस के जी हमारा नीचे अगर फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो हमें ये केस जो है रिमांड कर दिया जाए। उनका मकसद ये था कि डिले टैक्टिक्स दोबारा इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से, तो देखिए अब ट्रायल कोर्ट पे अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे, कोई प्रेशर डेवलप करके आपने केस का फैसला सुना दिया तो वो तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 10 या फेयर ट्रायल उसके टच स्टोन पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो देखती हैं। तो इस केस के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था जब ये सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल टेकअप हुई तो उस वक्त ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पे बड़े सवाल उठा दिए थे। तो उसके बाद तो लग रहा था कि ये केस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और इसकी बुनियादें बड़ी कमज़ोर थी। सरकारी वकील देखिए ना, एक एक्यूज्ड है, उसका अपना राइट है कि वो जो मर्जी है वकील अपना चॉइस करे। तो आप इतनी जल्दी में है कि आप सरकारी जो स्टेट कौंसल है उनको बिल्कुल पता ही क्यों नहीं था, तो आप एक्यूज के भी वकील वहाँ पे खड़े कर दिए, प्रोसिक्यूशन के भी मतलब ये सारा आप खुद ही केस बनाते हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही मतलब डिसीजन करते हैं। इस तरह दुनिया की तारीख में नहीं होता कि आप एक बंदे को फेयर ट्रायल दें। और सरकारी वकील एक शख्स एक्यूज चाहता ही नहीं है, या तो वो कहे रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट से जी कि मैं कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरा कोई मसला ही है कि आप हमें यानी सर आपके ख्याल में हैंडलिंग जो है वो हुकूमत की तरफ से गलत की गई इस केस की? केस मजबूत था लेकिन हैंडलिंग भी गलत की थी। है और मैं तो समझता हूँ केस की बुनियाद ही गलत थी। कोई भी सियासी केस जो है वो हमारी तो जो हिस्ट्री है जुडिशियल उस पे सस्टेन नहीं कर सकते, ना ही वो एवर लास्टिंग होते हैं, वो किसी न किसी तरह खत्म ही हो जाते हैं। तो अगर ये प्रोसिक्यूशन आगे अपील भी करती है या आगे जाती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें आपको हर चीज का पता चल जाएगा था कि केस के अंदर कितने लेक्यूने थे, कभी इन्होंने प्रोसिक्यूटर चेंज किए, कभी मतलब है क्या। और ये देखिए टैक्स पेयर का पैसा जो है, ये जो भी बना रहे हैं केस लोग, ये गवर्नमेंट का जो ये टैक्स पेयर का पैसा, या तो उनकी तनख्वाहों से वो वकीलों की या प्रोसिक्यूटर की फीस दें तो हम कहें, ये तो जितने लोग जो हैं गरीब हैं वो एक ब्रेड और बटर पे भी टैक्स दे रहे हैं, उनके पैसे हैं। तो अपनी मर्जी के इतने प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं सरकारी, कभी इलेक्शन कमीशन के वकील होते हैं, कभी कहाँ पे। तो ये कोई सिस्टम जो है ये वैल्यूएबल सस्टेनेबल नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक। अच्छा खोसा साहब ये बताएगा कि सर ये तो अभी कुछ अरसे पहले तोशा खाना का भी फैसला आया था, उसमें भी जमानत मिल गई थी खान साहब को भी, और जाहिर सी बात है कि उस केस के हवाले से भी पीटीआई की राय थी कि वो केस कमज़ोर बुनियाद पर बनाया गया था। सर लेकिन ज़मानत उसमें भी नहीं हो सकी, इस केस में बरी कर दिया। आपके ख्याल में इसमें क्या खान साहब की ज़मानत हो सकेगी, फिर आगे चल के वो रिलीज़ किए जा सकेंगे जेल से? देखिए अभी खान साहब के सारे केसेस में जमानत हो चुकी है, सवाए इद्दत के केस। और इद्दत के केस में भी फाइनली आपको पता ही है कि अर्लियर दिस वीक फैसला सुनाया जाना था, मगर वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर एक डिवाइस क्रिएट की गई जहां पर खावर माने का जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस दिन अदालत पहुंचे और उन्होंने जज साहब पे अदम एतमाद जो है वो जाहिर कर दिया। तो उसमें भी इवेंचुअली फैसला यही होगा। इद्दत में अगर 1400 साल इस्लाम की हिस्ट्री में सजा नहीं हुई तो ये इमरान खान साहब को भी इस केस में सजा नहीं होने लगी। तो ये सियासी केसेस हैं। मैं इत्तेफाक करूंगा जहांगीर जदून साहब की बात से। देखिए करोड़ों अरबों रुपए इन केसेस को बनाने में जाया किया जाता है, ये वेल थॉट आउट केसेस नहीं है। फिर इनके ऊपर एक बयानिया बिल्ड किया जाता है, अरबों रुपए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या ये अपने उन पे लगाते हैं जहां से ये पैसे बयानिया बिल्ड करते हैं। 190 मिलियन पाउंड का बयानिया बनाया गया, हवा में उड़ गया। साइफर का आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से हम ये ढंडोरा सुन रहे हैं, हवा में उड़ गया। इसी तरह ये इद्दत केस है, ये भी हवा में उड़ जाएगा। तो खुदारा मेरी अपील होगी हुक्मरानों से कि ये कोई अकल को हाथ मारे। ये बहुत हमारा गरीब मुल्क है, इसमें पैसों की गरीब आदमी को अशद जरूरत है और जरूरी चीजों पे जरूरत है। इस तरह से पैसों का भी ज़िया ना करें और अदालती सिस्टम का भी मजाक ना उड़ाएं। केस ऐसे बनाने चाहिए सरकार को जिनमें ठोस शवाहिद मौजूद हों और फिर उन्हीं की बेसिस पर एक शफाफ तरीके से ट्रायल चलना चाहिए। ये नहीं कि आप एक अच्छे। ठीक। अच्छा जदून साहब सर आखिर में बस ये फरमा दीजिएगा सर कि रिटायर्ड जजेस के हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अमेंडमेंट की गई थी कि उनको भी अब शामिल किया जा सकता है, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था हुकूमत के ऊपर
कि बड़ी अर्जेंट बुनियादों पर की गई। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि ऑर्डिनेंस के जरिए ये जो फैसला हुआ नेब के हवाले से भी और जजेस की तैनाती ट्रिब्यूनल्स में इस हवाले से भी, सर एक तो ये कि क्या माजी में भी इसकी मिसाल रही है, इस मरतबा क्यों इसके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है कि कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस होते हैं जो कि रिटायर होते हैं और उनकी तैनाती जो है वो किसी मखसूस तबका फ़िक्र को नुकसान पहुँचाने के हवाले से, सर क्या माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, माजी में भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स में ऑर्डिनेंस भी आते हैं और रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट होते हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है। जिस तरह आप इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का कमिश्नर अपॉइंट किया है, वहाँ भी रिटायर्ड जज थे। अभी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को गवर्नमेंट ने रिटायर्ड जज जो अपॉइंट किया। आप देखें ना, अगर आज़र सर्विस जजेस जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, तो रिटायर्ड जजेस से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो किस तरह एक इंडिपेंडेंट फैसला दे सकते हैं? रिटायर्ड जजेस को तो ये पोजीशन एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह मेरिट पे फैसला करेंगे। वो तो मेरे ख्याल में इसलिए इन दोनों ऑर्डिनेंस पे बड़ी तनकीद आ रही है कि एक स्पेसिफिक जो है सर्कमस्टांसेस में आप एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, उसका एक खास मकसद होता है कि आप देखें ना, अगर हाई कोर्ट के अंदर पहले तो जजेस की अपॉइंटमेंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लाहौर के अंदर नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से भी जो नए चीफ जस्टिस आए उन्होंने अपॉइंटमेंट को मेक श्योर किया है। उसके बाद अभी ये नया इन्होंने अरबा निकाल लिया है कि जी अब अपने ट्रिब्यूनल, आज मैंने सुना है कि जो इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उन पर उन्होंने एतराज़ कर दिए, जाके इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे दिए कि हम इनके पास अपने केस नहीं रखते। बिल्कुल। एक तो मतलब ये दोनों तरफ से बाज़ का पीटीआई भी होता है। अब पीटीआई में भी देखे ना, शहबाज हो सकते हैं मेरे से आगे करे कि चीफ जस्टिस आमर फारूक पे इन्होंने बहुत बड़ी तनकीद की थी, लेकिन आज उसने एक मेरिट पे फैसला दे दिया है, वो उनको एक्सेप्टेबल है और हमें भी एक्सेप्टेबल है कि हम तो कहते हैं मेरिट पे फैसला दे। बाज़ को जजेस को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि बाज़ को फैसला खिलाफ आ जाता है, लेकिन उसके लिए आगे फिर हमारे पास फोरम भी मौजूद होते हैं और हमें किसी न किसी जगह से जो अगर केस सर जजेस को भी सब्र करना चाहिए और मेरा ख्याल है जो दरखास्त गुजार है उनको भी थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आखिरी रिमार्क्स खोसा साहब आपसे सर, ये सर जो इद्दत में निकाह केस है जिसका आपने अभी गुफ्तगू के शुरू में हवाला दिया था सर, इसकी अब दूसरे के अदालत में ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी गई है। सर ये जो जस्टिस साहब थे शाहरुख अर्जुमन साहब, सर इनकी तरफ से आपको याद होगा कि इनके पास पहले भी दरखास्त आई थी अदम एतमाद की, लेकिन उन्होंने कहा था जी टाइम गुजर गया, आपको ये रिजर्वेशन पहले देनी चाहिए थी। लेकिन सर लास्ट मोमेंट के ऊपर इस किस्म की रिजर्वेशन के ऊपर फिर ये टेकअप करना इस इशू को और फिर उसके बाद फैसला ना सुनाना जो कि लिखा गया है, अब दूसरी कोर्ट में जाने के बाद फिर फ्रॉम जीरो ये स्टार्ट किया जाएगा पूरा केस? एब्सोल्युटली नॉट जी। इसमें जो एविडेंस कलेक्ट होनी थी वो सारी एविडेंस जो है सफाई मिसल का हिस्सा बन चुकी हुई है। अगर ये एविडेंस को दोबारा लीड किया गया तो इसमें तो लकूना फिल करने का मौका मिलेगा प्रोसिक्यूशन को अपने केस के। तो ये तो हरगिज ना आईनी है ना कानूनी है। ये केसेस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, उसकी बेसिस पर ये डिसाइड होगा। बेसिकली जज साहब जो हैं वो फाइनल क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट सुनेंगे दोनों साइडों की और इसको डिसाइड कर देंगे। मगर अगर सरकारी वकला ने ये कोशिश की कि इस केस को शुरू से चलाया जाए तो वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक होगा, और अगर वो अलाउ हुआ तो वो सिर्फ आइन और कानून के बिल्कुल मुनाफी होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, शहबाज खोसा साहब, दो सीनियर वकला मौजूद थे। यकीनन ये एक अहम फैसला है जो कि आज साइफर के हवाले से आया, लेकिन दीगर भी कई ऐसे केसेस हैं जो कि खुले हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के हवाले से, जिनके ऊपर अभी फैसला होना बाकी है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस हो या फिर इद्दत में निकाह का केस हो। लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी तलवार इस वक्त बानी चेयरमैन के सर पर लटक रही है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहां हम सियासी उमूर पर बात कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे दीगर उमूर भी हैं जिनमें पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से दीगर मसाइल, जिन पे अगर इस बजट को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं किया गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस किस्म के डोमेस्टिक चैलेंजेस से निपटना। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में सियासत अपने मसाइल का शिकार है, जो माशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन कुछ और ऐसे भी अहम तरीन उमूर हैं जिनके ऊपर हुकूमत चाहे मौजूदा हो या साबका रही हो, लेकिन किसी की भी तरजीह ये नहीं रही है कि उन मसाइल के ऊपर न सिर्फ ये कि काम किया जा सके बल्कि उनको किसी हल की तरफ ले जाया जा सके। एक अहम मसला जो कि इस वक्त बजट के हवाले से भी दरपेश है कि हमेशा से हमने देखा है कि बजट में अमूमन तरक्याती उमूर के ऊपर जितना फोकस किया जाता है उतना एजुकेशन या हेल्थ जैसे सेक्टर्स पर नहीं किया जाता। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शायद हुकूमतों की तरजीह नहीं होती कि इस किस्म के मसाइल के ऊपर फौरी तौर पर न सिर्फ काम किया जा सके बल्कि इनको किसी हल की तरफ ले जाया जा सके। अगर इन दो सेक्टर्स के ऊपर काम कर लिया जाए तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं
मौजूदा माशरती सतह के जो कि हल किए जा सकते हैं। सब पाकिस्तान को एक संगीन चैलेंज पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से दरपेश है। जिस रफ्तार के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, 2050 में हम कहाँ खड़े होंगे ये बड़ी कयास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर पॉपुलेशन जैसे मसले को टेक ओवर ना किया तो मुख्तलिफ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि माशरती सतह के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमतों को दरपेश आ सकते हैं। और यकीनन एजुकेशन भी इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हेल्थ भी इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और उसी हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना स्पेस यंगस्टर्स को मिलता है मार्केट्स में इनरोल करने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ प्रोफेशंस में, ये भी एक ऐसा टारगेट है जो कि इन दिनों यानी इस दौर में भी दरपेश है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद हैं। तारुफ करवाना चाहूँगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर पॉपुलेशन काउंसिल सामिया अली शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद है। सामिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन पंजाब समन राय साहिबा, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समन साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये फरमाएगा कि पंजाब आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा है और मुस्लिम लीग नून की मुतवातिर हुकूमतें रही हैं। आपके ख्याल में पॉपुलेशन के हवाले से सूबे में कितना काम हुआ है और कितना काम ऐसा है जो कि आपके ख्याल में फौरी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि आबादी के लिहाज से तो पंजाब बड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं जिसको शुरू में ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहूँगी कि नॉर्मली वी एज्यूम कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से गुर्बत, तालीम की कमी, आई थिंक इट्स वाइस वर्सा। तालीम की कमी गुर्बत से पॉपुलेशन में इंक्रीज ज़्यादा होता है। अगर हम अपने मुल्क अजीज़ की बात करें, चूँकि लिटरेसी रेट्स लो हैं और दूसरी बात यह कि लोगों की एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज भी कम है, इसकी वजह से फिर वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी आ जाता है और फिर इंटरजेनरेशनल जो ट्रांसमिशन पॉवर्टी चलती रहती है। तो अगर अवेयरनेस हो, लोग तालीम हासिल करें, खास तौर पे बच्चियां, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फैसिलिटीज तक उनकी एक्सेस हो, तो फिर जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो नीचे जाएगा। अगर बच्चों की तादाद कम होगी तो खवातीन एम्प्लॉयमेंट पे बेहतर फोकस कर सकती हैं। फिर इसी तरह जैसे बहुत जल्दी शादियां लोग कर देते हैं तो वो भी अवॉइड हो सकता है, तो उससे फिर बहुत बेहतरी आ सकती है। तो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, आई थिंक वो बहुत हेल्दी एजेंडा इम्प्लीमेंट करें। खवातीन की तालीम, सेहत, एक्सेस, उस सब पे काम हो रहा है, ज़बरदस्त वर्किंग हो रही है। बिल्कुल जी। अच्छा सामिया साहबा, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने अगर गुफ्तगू सुनी हो समन साहबा की, वो तो कह रही है कि पंजाब में बड़ा खातर खा काम हो रहा है, लेकिन आपके ख्याल में ओवरऑल जिस तरीके से अगर हम कुछ बड़े ममालिक की मिसाल लें जिस तरह उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, जो अब 1 अरब से भी तजावुज़ कर चुके हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि अगले 50 सालों में वो कहाँ खड़े होंगे। हमारे मुल्क में आपके ख्याल में ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद है कि हम 2050 में कहाँ होंगे, 2075 में कहाँ होंगे? हम तो अगले 10 साल की पॉलिसी बनाने में नाकाम नजर आते हैं। तो आपके ख्याल में अगर पॉलिसी सही इंप्लीमेंट नहीं हो सकी तो हम कहाँ खड़े होंगे 10-20 साल के बाद? अच्छा सना, आपने जो वैसे इंट्रोडक्शन भी की, आई थिंक आपने बहुत की पॉइंट्स हाईलाइट किए कि अगर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं समन से ज़रूर एग्री करती हूँ, जैसे एजुकेशन और स्पेशली फीमेल एजुकेशन एक बहुत बड़ा मार्कर है इम्प्रूव्ड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लेने का। मसला ये है कि अगर जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, जब वो लोग जो हमारे साथ ही जिन्होंने 60-70 की दहाइयों में सफ़र शुरू किया था, आप अपने इर्द गिर्द के मुल्क देख लें, वो सब हमसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी में उनके इंडिकेटर्स हमसे बहुत निकल गए हैं। आप सारे ममालिक को देख लें, तो उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने ये किया कि जब उन्होंने सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की, मतलब तालीम और सेहत में, साथ साथ उन्होंने फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज जो हैं वो भी ग्रास रूट लेवल से लेके, और जैसे समन ने मेंशन किया, डिफरेंट लेवल पे एक्सेस इंप्रूव हुई। तो उनका जो तरक्की का जर्नी है उसमें एजुकेशन, हेल्थ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन साथ साथ उस वक्त जब वो तरक्की कर रहे थे तो उनके जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, यानी कि जो बच्चे एवरेज एक खातून पैदा करती है, वो डिक्लाइन पे था। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट के मतलब अगर हम इस स्पीड पे, जिस स्पीड पे हम करंटली कर रहे हैं ग्रो, हम 2075 तक भी प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को
नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। समन साहिबा, ये बताएगा कि जो आप लोगों की गुफ्तगू से मैं समझ सकी हूँ, एजुकेशन और हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और फिर ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी उसी सूरत में कनेक्टेड है। अगर आप ख़वातीन को या फैमिलीज़ को, बच्चों को एजुकेट करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम कैसे करनी है, रोकना कैसे, उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा। अगर हम 2025 में भी वहाँ नहीं खड़े या हम आगे 2030-35 में भी वहाँ नहीं खड़े, तो आपके ख्याल में हम अपने टारगेट्स पर अचीव करने के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाएं? मतलब हुकूमत की पॉलिसी तो रही है, जब पार्टीज़ में मंशूर की बात की जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इसी एजेंडा के साथ इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद प्रायोरिटी क्यों नहीं हो पाती इन चीज़ों की? मैं आपकी अगेन शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज देखिए पॉलिटिकल विलिंगनेस और उसके तवज्जो होना और रिसोर्स की एलोकेशन इज वन थिंग, बट जो पॉपुलेशन का मैटर है लोगों की चॉइसेस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि आप खवातीन को कितनी डिसीजन मेकिंग की इजाज़त देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पढ़ी लिखी औरत होती है, अगर हम बांग्लादेश की मिसाल लें, वहाँ पे जैसे ही उन्होंने खवातीन की तालीम को आम किया, उनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देना शुरू की और बच्चों की तादाद कम होना शुरू हो गई पर वुमन। ठीक है, तो अगर हम इन सारे अपने ममालिक को देखें तो जैसे जैसे लिटरेसी रेट ऊपर जाता है, खवातीन को एम्पावरमेंट मिलती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्पेशली, तो वो देखेंगे पर फैमिली बच्चों की तादाद कम हो जाती है, तो दे इधर गो टू 1 और 2। हमें भी फर्टिलिटी रेट को नीचे लेके जाने की जरूरत है। करंटली इट इज 3.4, यानी कि पर औरत इस वक्त 3 से 4 बच्चे हम देख रहे हैं पंजाब में भी, और तकरीबन मुल्क का भी इतना ही है, विच शुड गो ईदर टू 1 और 2। ठीक, दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, सामिया साहब ये बताएगा कि अब विजन फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मतलब हुकूमतें तो आ गई, अब बजट के हवाले से भी बातचीत हो रही है, लेकिन जो हमने माजी में देखा है कि 2-2.5% कोई करीब रखा जाता है एजुकेशन सेक्टर के लिए या हेल्थ के लिए, आपके ख्याल में आइडियली ये कितना होना चाहिए बजट में इसका हिस्सा, और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर कितना लग पाता है आपके ख्याल में? यानी कहाँ पर फ्लॉज मौजूद हैं जो अगर हुकूमत को रिकमेंड किया जाए तो शायद सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें ये प्रायोरिटाइजेशन की बात है, पॉलिटिकल कमिटमेंट। हमारे यहाँ ये जो हम बाकी मुल्कों से कंपेयर कर रहे थे, उसमें एक बहुत और डिस्टिंक्टिव फैक्टर ये भी है कि उधर जो भी पॉलिटिकल अपहीवल हुए, जिस तरह की भी हुकूमतें आईं, उन्होंने सस्टेनेबल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए उस पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये नहीं हुकूमत बदली तो प्रायोरिटी चेंज हो गई, नहीं। वहां पे इररिस्पेक्टिव which ever party came, there has been a sustained political commitment, और this is exactly what we need। आप प्रायोरिटाइज करें, आप सोशल सेक्टर, आप तरक्की कर ही नहीं सकते आप जितने भी स्कूल बना लेंगे, जितने भी आपके, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। समन बहुत अच्छा एक पंजाब में पॉपुलेशन कैंपेन रन कर रही हैं जिसमें वो बार बार तवाज़ुन की बात कर रहे हैं कि यानी आपके वसाइल और आपके जो पॉपुलेशन का साइज है उसमें तवाज़ुन होना चाहिए, जो कि एक बड़ी लॉजिकल बात भी है। हमारे मजहब का भी एक मयाना रवि की तरफ रास्ते की तरफ इनकरेज करते हैं, और ये हमारी लॉन्ग टर्म तरक्की और हमारी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया समन राय साहिबा, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन पंजाब, और इसके अलावा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की। दोनों मेहमानान का बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक ऐसा मसला है जो सियासी उमूर के अलावा इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन हुकूमतों की चाहे साबका रही हूँ या मौजूदा हो, तरजीहात में शामिल नज़र नहीं आता। और ये सारे मसले ऐसे हैं जो कि पॉपुलेशन से अगर लिंक्ड है तो इनका दूसरा ताल्लुक हेल्थ और एजुकेशन से भी है। ये सारे मसले आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और अगर इन मसलों को फौरी तौर पर नहीं देखा जाएगा तो पाकिस्तान एक ऐसी ख़तरनाक और संगीन सूरत हाल की तरफ बढ़ता हुआ अगली एक दिहाई में दाखिल होता हुआ हमें नज़र आएगा, जब वसाइल बड़े महमूद होंगे, जब वसाइल की कमी होगी और लोगों की जो तादाद है वो इतनी होगी कि पाकिस्तान की हुकूमत और रिसोर्सेज के लिए उनका संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।